प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय इसमें 6 है बच्चों। अध्याय का नाम है बच्चों सजीव और उनका परिवेश। तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बाद में, जो आपने इनका उत्तर कमेंट करके देना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव और उनका परिवेश। तो सभी पाठों के आपके पास प्रश्न उत्तर यहीं से मिल जाते हैं बच्चों। साइंस कहाँ पे मिलेंगे? brkapoor.blogspot.com। अगर ये गूगल पे टाइप करोगे आप तो वहां से आपको ये सभी पाठों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो बच्चों देखिए, आवास किसे कहते हैं? आवास होता है बच्चों, आवास बोलते हैं घर को। जैसे हमारे लिए हमारा घर होता है ना, तो घर में हमें क्या क्या मिलता है? भोजन भी मिलता है, घर में हमें सुरक्षा भी मिलती है। हम गर्मी से भी बचते हैं, सर्दी से भी बचते हैं, बरसात से वर्षा से भी बचते हैं। तो घर हमें बचाता है विभिन्न स्थितियों से, और जंगली जानवरों से भी हमें बचाता है। जैसे हमारा घर होता है, वैसे ही सभी जीव जंतु जहां अपने आप को सुरक्षित रखते हैं वो उनका आवास कहलाता है बच्चों। क्या होता है? आवास। तो जैसे आपके पास है, आवास किसे कहते हैं? जंतु जिस परिवेश में रहते हैं, जंतु जिस परिवेश में रहते हैं उसके उसे उनका आवास कहते हैं। तो जीव अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अपने निवास स्थान पर निर्भर करते हैं। तो आवास का अर्थ होता है रहने का स्थान। ठीक है बच्चों। तो आवास क्या होता है? जहां पे कोई भी जीव जंतु भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जहां पे रहता है कोई भी जीव जंतु, वह उसका आवास कहलाता है। जैसे आप देखो, ये हाथी है और ये जंगली जानवर जो भी हैं, ये जंगलों में रहते हैं। तो ये जंगलों में क्यों रहते हैं? जंगल इनके आवास हैं, क्योंकि जंगलों से इनको भोजन मिलता है, घास मिलता है, फल मिलते हैं। और जो मांसाहारी जीव जैसे शेर है, चीता है, उनको भी भोजन वहीं से जंगल से मिल जाता है। कहां से? क्योंकि वो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। तो और जैसे आपके पास ये है, ये भी एक तरह का आवास है। ये भालू होते हैं, पेंगुइन है, ये बर्फीली स्थान पे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये उनका आवास है, क्योंकि ये वहां पे रहना सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी जरूरतों का सारा सामान इनको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। तो ज्यादातर जीव जंतु जो होते हैं मैदानी इलाकों में रहते हैं, जहां मैदान है, घास है, बहुत सारे पौधे होते हैं, ज्यादातर जंतु वहां पे होते हैं। और कई जंतु ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं बच्चों, जैसे बत्तख है, मछली वगैरह, तो ये उनका आवास है। ठीक है। तो सभी जंतुओं का अपना आवास होता है और वो उनकी शरीर की संरचना के अनुसार होता है। कई जीव ऐसे हैं जो पानी में ही रह सकते हैं, ठीक है, कई जीव ऐसे जो धरती पे ही रहते हैं, कई बर्फ में रहते हैं, कई रेत रेत के अंदर भी रहते हैं। ठीक है। तो वो उनका आवास होता है। फिर है बच्चों, कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? कैक्टस देखा है बच्चों आपने? देखा है? हाँ, ये कैक्टस है। देखो आज हम आपको दिखा देते हैं। ये कैक्टस का पौधा है जिसे नागफनी भी बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कैक्टस है बोलते हैं, हिंदी में से नागफनी बोलते हैं। और ये पौधे जो है रेगिस्तान वाले इलाकों में मिलेंगे, जहां पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। तो रेत ही रेत होता है, जहां पे गर्मी होती है तो वहां पे पानी की कमी होती है, वहां पे इस तरह के पौधे मिलते हैं। तो ये क्यों मिलते हैं भाई रेगिस्तान में? देखो इसका आंसर,
कैक्टस रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है, जैसा कि उसके पास है। तो ये अनुकूलित का मतलब होता है कि ये वहां पे आसानी से रह सकता है। ठीक है, तो ये अनुकूलित क्यों है, क्यों रह सकता है ये रेगिस्तान में आसानी से? देखिए, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए इसके पत्ते कांटेदार होते हैं। यानी ध्यान से सुने ये बात, जिस पौधे के ऊपर जितने बड़े बड़े पत्ते होंगे उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि उसके पत्तों से पानी उड़ता रहता है हवा में। लेकिन इसके ऊपर तो पत्ते ही नहीं है। ठीक है, तो इसके जहां पत्ते लगने थे वहां कांटे लगे हुए हैं, देखो। ठीक, तो अब वो पानी जो हवा में उड़ता रहता था, यहां से तो पानी उड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको सबसे कम पानी की जरूरत है। जल इसको बहुत कम चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प उत्सर्जन नहीं होता। इसके पत्तों से में पत्ते ही नहीं है, इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होती, पानी की बर्बादी नहीं होती। तना इस प्रकार रूपांतरित होता है कि वह प्रकाश संश्लेषण करता है और मोटी मोमी परत से ढका होता है और जल का संरक्षण करता है। जो इसका ये तना है ना, ठीक है, ये तना है जो, इसके अंदर गुद्दा होता है और उसमें पानी भरा होता है, और इसके ऊपर बाहर बाहर की तरफ आप देख रहे हो, ये मोमी, मोम की बनी हुई मोमी एक मोटी परत होती है जो इसको चिकना बना के रखती है और इसमें से पानी बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसलिए अगर साल में एक बार दो बार वर्षा हो जाती है ना, तो उसी पानी को ये अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर पूरा साल उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें पानी सोखने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती है ना, वो भी धरती में नीचे काफी दूर तक चली जाती हैं, जहां भी उनको पानी मिलता है वहीं से वो पानी को सोख लेती हैं बच्चों। तो इसलिए नागफनी जो है या कैक्टस है, ये मरुस्थल में रह सकती है। क्यों रह सकती है? एक तो इनके पत्ते नहीं होते, कांटे होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरा, इनका तना जो है अंदर से फोम होता है, इसमें पानी भरा रहता है, बाहर से मोम की परत चढ़ी होती है जो पानी को उड़ने नहीं देती हवा में। तीसरा, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, ये नीचे से भी पानी को खींच लेती है धरती में से। ठीक है, फिर है तीसरा प्रश्न बच्चों, खाली स्थान भरें। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? कोई भी जीव जिस भी परिवेश में अपने आप को रख सके। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, आसानी से रह रहे हैं अपने घरों में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित हैं। लेकिन अगर हमें वहां पे छोड़ दिया जाए बर्फीले स्थान पे, जहां बर्फ ही बर्फ पड़ी है और भोजन भी नहीं है वहां, तो क्या हम वहां जीवित रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम वहां रहने के लिए अनुकूलित नहीं हैं। तो इसलिए सभी जीव जंतु अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने आप को वहां की स्थितियों के साथ जब ढाल लेते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। स्थल पर रहने वाले पौधे और जीवों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। हम कौन से आवास पे रहते हैं? स्थलीय आवास पे। यानी जब कोई भी जीव जंतु स्थल यानी धरती पे रहता है तो उसके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं, उसे जलीय आवास कहते हैं। यानी जल में रहने वाले जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें, अच्छा ये आ गया, मिट्टी, पानी, वायु एक आवास के अजैव घटक हैं। मिट्टी, पानी और वायु कैसे घटक हैं? अजैव। ठीक है, और जो जीवित वस्तुएं होती हैं उन्हें जैव घटक बोलते हैं। आवास के जैव घटक कौन से होंगे? जीव जंतु और पौधे जैव घटक।
मिट्टी, पानी, पहाड़, नदियां, ये सारे अजैव घटक। ठीक। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन क्या होता है बच्चों? जब हमारे परिवेश में कोई घटना घटती है तो उसके प्रति हम कुछ अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। जैसे सर्दी होगी तो सर्दी में हमने मोटे कपड़े डाल लिए, गर्मी हुई तो हमने पतले कपड़े डाल लिए। तो ये सारी हम अनुक्रिया करते हैं कुछ, किसके कारण? उद्दीपन के कारण। यानी जब कोई क्रिया होगी जिसके कारण हम अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। तो आगे है बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित सूची में कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं? यानी कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो सांस नहीं लेती, जो जीवित नहीं है? तो देखिए इसमें हल, हल निर्जीव वस्तु है या सजीव? निर्जीव है क्योंकि ये सांस नहीं लेता। मशरूम सजीव वस्तु होती है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो निर्जीव है, नाव निर्जीव है, जलकुंभी सजीव है, केचुआ भी सजीव है। तो इसमें निर्जीव वस्तु है हल, सिलाई की मशीन, रेडियो, नाव निर्जीव वस्तु है। ठीक है। ये कौन सी वस्तुएं हैं बच्चों? निर्जीव वस्तुएं हैं। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण पाए जाते हैं। यानी ऐसी सजीव वस्तु बतानी हमने जिसमें सजीवों के गुण भी हों, दो गुण हो कम से कम। जैसे बादल है, बादल निर्जीव वस्तु का उदाहरण है, लेकिन सजीवों के लक्षण भी आते हैं इसमें। हैं कैसे हैं? यह आकार में वृद्धि करता है, बादल कई बार छोटा होता है वो बड़ा भी हो जाता है। ठीक है। और ये गति भी करते हैं, जैसे सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं ना, वैसे ही बादल गति भी करते हैं। तो हमने कोई भी ऐसा उदाहरण देना है जिसमें दो गुण हो। ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु कभी सजीव वस्तु का हिस्सा थी? यानी इनमें से ऐसे बतानी है जो कभी सजीव वस्तु का हिस्सा थी लेकिन अब वो उससे अलग हो गया। जैसे मक्खन है, मक्खन पहले गाय भैंस के शरीर में थी और फिर उसको दूध निकाला और उससे मक्खन मिल गया। चमड़ा, चमड़ा भी चमड़ी होती है। ये जब गाय भैंस बकरी ये इस तरह जीव मर जाते हैं ना तो फिर उनका शरीर से चमड़ा उतार लेते हैं, चमड़ी, तो वो उनके शरीर का हिस्सा थे कभी जब वो जीवित थे। चमड़ा। मिट्टी नहीं है, ऊन, ऊन भेड़ों के शरीर से काटी जाती है, ऊन है। बिजली का बल्ब नहीं है। खाना पकाने का तेल, तेल कहाँ से मिलता है? पौधों से, सरसों से। सरसों कभी ना कभी पौधा थी और वो जीवित थी, तो ये सरसों का तेल आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है नमक, समुद्र से मिलता है वो नहीं होता। सेब है पेड़ से, कभी पेड़ पे लगा होगा वो। और रबड़, रबड़ के भी पेड़ होते हैं बच्चों। ठीक है। रबड़ के पेड़ होते हैं, उनसे गोंद निकलता है, उनसे रस निकलता है, उससे फिर रबड़ बनती है। तो इस प्रकार से ये सभी सजीव वस्तुओं का पहले हिस्सा रहे हैं। फिर है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीव वस्तुएं के लक्षण बताने हमने भी, सजीव वस्तुओं में क्या क्या गुण होते हैं। एक तो बच्चों सबसे बड़ी बात है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन करते हैं। ठीक है। वे श्वसन अर्थात सांस लेते हैं, सांस भी लेते हैं सजीव वस्तुएं। फिर उसके बाद है उत्सर्जन करते हैं, यानी मल मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है। उत्सर्जन का मतलब वो अपने शरीर से गंदगी को बाहर भी निकालते हैं समय समय पे। पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, जैसा पर्यावरण होगा जैसा वातावरण होता है। जैसे सर्दी होती है तो वो सर्दी के अनुसार गर्म जगह में जाते हैं या गर्म कपड़े डाल देते हैं, जैसे मनुष्य तो। ठीक है। जब गर्मी होती है तो वो ठंडे स्थानों की तरफ जाते हैं। प्रजनन अर्थात वंश वृद्धि करते हैं, यानी वो बच्चों को भी जन्म देते रहते हैं।
फिर उसके बाद अनुकूलन अर्थात पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया भी वो करते हैं, और ये वृद्धि और गति भी करते हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति भी करते हैं और वृद्धि भी करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। यानी जो जीव जंतु मैदानी इलाकों में रहते हैं, घास के मैदानों में रहते हैं, उनकी तेज गति क्यों जरूरी है उनके लिए। जैसे आप देखते हो हिरण होता है, हिरण की अगर गति तेज ना हो तो क्या होगा, हाँ शेर खा जाएगा उसको। ठीक है। तो इसमें देखिए घास के मैदानों में कुछ पेड़ या जानवरों के छिपने के स्थान होते हैं बच्चों। जब उनका दुश्मन हमला करता है तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए तेजी से भागना पड़ता है। यदि वे असफल होते हैं तो वो अपना जीवन खो देते हैं। इसलिए घास के मैदानी क्षेत्र में जानवरों के जीवित रहने के लिए गति बहुत आवश्यक है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये है, ठीक है, ये किसका है, ये क्या है बच्चों, ये गायें हैं। जैसे मैदानी भाग में ये गायें हैं, नील गायें हैं ये। ठीक है, नील गायें बहुत तेज भागती हैं। ठीक है। उसी प्रकार से जब मैदान जंगलों में हिरण होती है, जैसे अगर उसके पीछे शेर लग जाए तो वो बड़ी तेजी से भागती है, बहुत तेजी से भागती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हिरण पीछे मुड़ के देख लेने लग जाता है अभी शेर कितनी पीछे है, तब वो लड़खड़ा के कई बार वहीं गिर जाता है और फिर शेर उसको खा लेता है। ठीक है। तो इसलिए मैदानी इलाकों में वही जीवित रहते हैं जंतु जो तेज गति से भागते हैं जब उनका दुश्मन आता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही थे बच्चों। अभ्यास के प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं। तो अब आपका प्रश्न टाइम है। अब आपसे पूछे जाते हैं 2 प्रश्न। तो एक बच्चा आएगा जल्दी से। अच्छा बच्चे ये बताएं, आपने अभी ये लेसन समझा है, तो अगर हिरण तेज नहीं भागेगा तो क्या होगा उसके साथ, शेर उसे खा जाएगा। शेर उसे खा जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए बैठिए। अगला बच्चा एक और प्रश्न पूछेंगे। अच्छा बच्चे आप बताएं कि मक्खन किस जीवित वस्तु का पहले हिस्सा था। मक्खन पहले किसी जीवित वस्तु का हिस्सा था, उसका क्या नाम था, क्या था बच्चों, गाय, गाय, भैंस या बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है और दूध से ही मक्खन मिलता है ना। तो शाबाश, बच्चे ने बताया गाय। शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए सभी। तो बच्चों आपने ये अध्याय समझा, आपको समझ में आया। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।